हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 8 पेपर कोड 1 की, दैट इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस यूनिट में बेसिकली हम जितने भी टॉपिक हैं आपके जो इस यूनिट के कवर्ड हो रहे हैं, यूनिट में कवर हो रहे हैं, वो सारे ही टॉपिक हम कवर करेंगे और ये आपका बेस्ड है न्यू एंड अपडेटेड नेट सिलेबस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि आपको जिनको इंटरनेट के बारे में अच्छे से नॉलेज है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, तो उनको ये एडवांस जो उनके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ बेसिक नॉलेज के बारे में पता है इंटरनेट के, तो उनके भी जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। व्हाट इज़ द इंटरनेट? पहला जो टॉपिक है आपका वो है कि इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट होता है is a global collection of computer networks that are linked together by devices called routers and use a common set of protocol for data transmissions known as TCP, that is Transmission Control Protocol और Internet Protocol। तो अगर आप इंटरनेट देखें कि इंटरनेट बेसिकली है क्या, तो इंटरनेट एक ग्लोबल कलेक्शन है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। तो जैसे मान लीजिए कि ये कंप्यूटर्स है, अब इन कंप्यूटर्स को आपस में एक डिवाइस होती है जो कि जोड़े रहती है, जिस डिवाइस को हम बोलते हैं राउटर्स, या कुछ लोग इसको रूटर्स भी बोलते हैं। सही तरीका जो है वो है राउटर्स का। तो ये जो राउटर्स होते हैं ये कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं आपस में, और इन सारे ही कंप्यूटर्स का, जितने भी ग्लोबली कंप्यूटर्स होते हैं, जो कलेक्शन है ग्लोबली कंप्यूटर्स का, इन सारे कंप्यूटर्स को आपस में जब हम जोड़ते हैं तो हम उसको इंटरनेट बोलते हैं। अब इन जो कंप्यूटर्स में जो हमने इनको ज्वाइन कर रखा है, तो इनमें कुछ एक प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि इनको फॉलो करना होता है। प्रोटोकॉल्स आपके रूल्स हो सकते हैं, जिन रूल्स को आपको जब आप इंटरनेट का पार्ट होते हैं तो उसको फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को शेयर करोगे, जिसके थ्रू आप फाइल्स को शेयर करोगे। तो उन प्रोटोकॉल्स को हम बोलते हैं TCP, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड इसको हम बोलते हैं IP, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं जो कि आपको इंटरनेट पे फॉलो करना होता है। The primary purpose of internet is to facilitate the sharing of information। तो अगर हम देखें कि इंटरनेट का प्राइमरी पर्पस क्या है, क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से इंटरनेट है, तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने के लिए ही हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। हमारा जो नेटवर्क्स है आपस में, उन सबके बीच में जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है उसके लिए हमने इंटरनेट को बनाया है। There are many different tools used on an internet to make it possible। तो बेसिकली ये जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है ये कैसे हो पाएगी, कैसे ये संभव है, तो ये संभव है डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स के। तो ये जो टूल्स होते हैं, इन्हीं टूल्स के थ्रू ही आप इन जो इन्फॉर्मेशन है इसको शेयर कर पाते हैं। सम ऑफ द मोर कॉमन टूल्स इंक्लूडिंग ईमेल, लिस्टसर्व्स, न्यूज़ ग्रुप्स, टेलनेट, गूफर, FTP एंड वर्ल्ड वाइड वेब। प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल इंटरनेट टूल्स इज द वर्ल्ड वाइड वेब। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए ईमेल हो गया, लिस्टसर्व हो गया, न्यूज़ ग्रुप्स हो गया, टेलनेट हो गया, गूफर हो गया, FTP हो गया, और आपका वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। तो ये जो डिफरेंट टाइप की टूल्स हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो टूल्स हैं इन्हीं के थ्रू हम शेयर करते हैं नॉलेज के लिए, नॉलेज को या इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर पे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इन टूल्स के बारे में पता हो। तो पहला जो आपका टूल है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है? www is a collection of internet sites that can be accessed by using a hypertext interface। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब को देखें कि वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, तो ये कलेक्शन ऑफ इंटरनेट साइट्स है। जितनी भी साइट्स हैं इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जो भी साइट्स, उनको आपस में कलेक्शन अगर हम करते हैं उनको, तो उनका जो पूरा कलेक्शन होता है वो बनता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। और बेसिकली इसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं, ये आपस में एक हाइपर टेक्स्ट इंटरफेस यूज़ करती हैं। उस इंटरफेस के थ्रू ही हम इनको कनेक्ट करते हैं या कलेक्ट करते हैं। तो ये जो हाइपर टेक्स्ट इंटरफेस होती हैं ये लिंक होती हैं, कुछ लिंक्स होती हैं जो आपस में इन सबको ज्वाइन करती हैं। ओके,
यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन द वेब कंटेन्स लिंक ऑफ अदर डॉक्यूमेंट लोकेटेड एनीवेयर ऑन द वेब। तो ये जो लिंक्स होती हैं ये कहीं पे भी लोकेट हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जो आपने अभी फाइल खोली है वो इंडिया की फाइल है, वो आपने जो अभी साइट ओपन करी है वो इंडिया की साइट है, और अगले ही पल जब आपने दूसरी साइट पर आप गए तो वो जर्मनी की साइट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जो साइट्स होती हैं इनका जो लोकेशन है वो कहीं पर भी हो सकता है। बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक यू आर इमीडिएटली टेकन टू अनदर फाइल और साइट टू एक्सेस मटेरियल। तो जैसे मान लीजिए कि आपने नेट पे सर्च किया कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब, तो आप जब वर्ल्ड वाइड वेब खोलोगे, वहाँ पे सर्च करोगे गूगल पे, तो बहुत सारे आपको रिजल्ट आ जाएंगे, और इतने सारे रिजल्ट्स में क्या होता है कि आपको आपकी जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आपको सर्च करना होता है। तो मान लीजिए आपने किसी एक साइट पर क्लिक किया और उसके बाद आपको वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ में नहीं आई, तो फाइनली आप दूसरी साइट पर क्लिक करोगे, और ये साइट्स क्या है, ये कहीं पर भी अवेलेबल है, वर्ल्ड में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल हो, मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो आप एक्सेस कर रहे हो ये आप अवेलेबल है कहीं पे भी वर्ल्ड में, और आप कहीं के भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। The interesting thing about hypertext link is that the link might take you to the related material on any other computer located anywhere in the world rather than just to a file of a local हार्ड ड्राइव। तो आपके कंप्यूटर्स पे जो एक्सेस हैं, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो फाइल्स अवेलेबल है, उनको आप एक्सेस कर सकते हो कभी भी टाइम, किसी भी टाइम पे। बट जो इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हो, आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो, तो आप कहीं की भी इन्फॉर्मेशन कभी भी यूज़ कर सकते हो, और यही है आपका शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि होता है विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बेसिक www कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, तो पहला है ब्राउज़र। ब्राउज़र अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के थ्रू हम एक्सेस करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि ब्राउज़र होता क्या है। अ वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर दैट अलाउज यू टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। तो देखिए ब्राउज़र क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि आपको डाउनलोड करना पड़ता है, और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हो। जब आप ब्राउज़र खोलते हो, जैसे मान लीजिए कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, सच एज नेटस्केप नेविगेटर और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर आपका गूगल क्रोम हो गया। तो ये जो डिफरेंट आपके ब्राउज़र्स हैं, इनको जब आप ओपन करते हो तो इन्हीं के थ्रू आप वर्ल्ड वाइड वेब को विजिट करते हो। ब्राउज़र, प्लीज़ नो दैट अ ब्राउज़र कांट वर्क इट्स मैजिक until और अनलेस यू आर समहाउ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब ब्राउज़र ऐसा नहीं है कि आपके पास ब्राउज़र आ गया आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में, बट अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आपका ब्राउज़र किसी भी यूज़ का नहीं है। जब तक आपके पास इंटरनेट होगा नहीं, जब तक कनेक्शन नहीं होगा आपका इंटरनेट का, तब तक आप ब्राउज़र को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम जब इंटरनेट नहीं होता है तो आप ब्राउज़र ओपन करोगे तो कोई भी फाइल आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस पर लिख के आता है यू आर नॉट कनेक्टेड विद द नेटवर्क। ओके, ये ऐसा कुछ लिख के आता है वहाँ पे। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है कि जब तक इंटरनेट नहीं है आपके पास, तब तक आप ब्राउज़र को एक्सेस नहीं कर सकते हो। At home, there is normally accomplished by using a modem that is attached to your computer or your phone line that allows you to connect to a dial-up or internet service provider that is also known as ISP। अब हम कैसे इंटरनेट से के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, या www को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक ब्राउज़र को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आप अपने जो, अगर आप घर पे हो तो मॉडेम के थ्रू आप हेल्प ले सकते हो, मॉडेम के थ्रू आपको इंटरनेट मिल सकता है, या आप टेलीफोन लाइन जो है उसके थ्रू, जिसको आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलते थे, टेलीफोन लाइन के थ्रू आप उससे ले सकते हो कनेक्शन। इसके अलावा आप डायल अप यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप के वेज हैं जिनके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। At work, it may be accomplished by connecting your workplace local area network to the internet by using a router or a high speed data line। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप वर्क प्लेस पे हो तो वर्क प्लेस पे कैसे इंटरनेट आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आइदर आप राउटर से कनेक्टेड होते हो, जो उनका खुद का लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं पीसीज, और वहाँ से आप इंटरनेट को यूज़ करते हो, या फिर आप एक हाई स्पीड डेटा लाइन जो कि ऑप्टिकल केबल वगैरह होती है उनके थ्रू भी आप इंटरनेट को यूज़ करते हो। तो ये दो डिफरेंट, मतलब आप कह सकते हो मेथड है। आपके घर पर आप कैसे इंटरनेट को यूज़ करते हो, या आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर जो डिफरेंट मेथड्स हैं इंटरनेट को यूज़ करने के, ये दोनों ही चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करी है। तो बेसिक चीज़ ये है कि ब्राउज़र बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर आपको अलाउ करता है कि आप इंटरनेट को यूज़ करें, आप वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ करें। अगेन, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया की, तो हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं और हाइपर मीडिया क्या होती है। हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। तो
अगर हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि वो टेक्स्ट जिसमें कुछ लिंक हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कभी नेट पे आप गए हो तो कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिन पे ऐसे अंडरलाइन होता है और ब्लू कलर में रहता है वो टेक्स्ट, और उस पर जब आप क्लिक करते हो तो वो अल्टीमेटली आपको एक दूसरी ही साइट वहाँ पे खुल जाती है या दूसरा पेज खुल जाता है। ओके, तो ये क्या है कि हाइपर टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट है जिनमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक लिंक्स है और उन पे जब अगर आप क्लिक करते हो, इन अदर वर्ड्स इफ यू क्लिक ऑन हाइपर टेक्स्ट इट विल टेक यू टू अदर रिलेटेड मटेरियल, तो उससे जो रिलेटेड मटेरियल होगा वो चीज़ वहाँ पे खुल जाएगी। इन एडिशन मोस्ट WW डॉक्यूमेंट्स कंटेन मोर देन जस्ट टेक्स्ट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप वर्ड पे देख रहे हो, मतलब जो भी आप ब्राउज़र पे देख रहे हो, जो www पे आप देख रहे हो, वो सारी चीज़ें टेक्स्ट में ही हो सकता है कि कोई पिक्चर हो सकता है कोई साउंड हो, कोई एनिमेशन हो, कोई मूवी हो। तो जब डॉक्यूमेंट के पास लिंक होती है या कोई ऐसा लिंकिंग डॉक्यूमेंट होता है या कोई टेक्स्ट होता है जहाँ पे लिंक होती है, तो उसको हम बोलते हैं वो हाइपर टेक्स्ट है। बट अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके पास लिंक है बट वो टेक्स्ट के अलावा और भी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है, जैसे पिक्चर हो गया, साउंड हो गया, एनिमेशन हो गया, मूवी हो गया, तो उसको हम बोलेंगे हाइपर मीडिया। डॉक्यूमेंट्स विद लिंक दैट कंटेन मोर देन जस्ट टेक्स्ट आर कॉल्ड हाइपर मीडिया। तो वो सारे टेक्स्ट जिसमें सिर्फ टेक्स्ट होगा उनको हम बोलेंगे हाइपर टेक्स्ट, और वो सारे टेक्स्ट जो कि टेक्स्ट नहीं होंगे बल्कि उनके जगह पे पिक्चर होगा, साउंड होगा, एनिमेशन होगा, मूवी होगा, उन सबको हम बोलेंगे हाइपर मीडिया। तो ये डिफरेंस है हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया में। HTML क्या है? देखिए, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो HTML इज अ सेट ऑफ कमांड यूज टू क्रिएट वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो बाद में आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें, मतलब कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है किसी भी टर्मिनोलॉजी को लेकर। और इसके अलावा मैंने जो इसके नोट्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अपनी डिजिटल जो हमारी स्टोर है वहाँ पर, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आपको ईजी हो जाएगा, आप वीडियो के रेफरेंस ले सकते हैं और नोट्स को खुद से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं HTML के बारे में। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है? HTML इज अ सेट ऑफ कमांड यूज टू क्रिएट वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट। तो ये कुछ कमांड्स होती हैं जिनके थ्रू हम वर्ल्ड वाइड वेब को फॉर्म करते हैं या बनाते हैं। तो ये जो आप पेजेस देख रहे हो, जो डिफरेंट पेजेस है, जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आपके सामने खुल के आ रही हैं, ये बनाई गई हैं, ठीक है। अब इनको हम बनाते कैसे हैं? इनको बनाने के लिए हम सेट ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं। तो जो ये कमांड होती हैं, द कमांड्स अलाउ द डॉक्यूमेंट क्रिएटर डिफाइन द पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव टेक्स्ट मार्क्ड एज हेडिंग, पैराग्राफ, बुलेटेड टेक्स्ट, फुटर एक्सेट्रा। अब इनमें जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो इनको आप कैसे लिखोगे, ठीक है, या कैसे आप इनको डिफाइन करोगे? तो इन सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ कोड होते हैं या कुछ कमांड्स होते हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट, उसके बाद मैंने लिखा बोल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जो फॉन्ट है मेरे वो बोल्ड में हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फॉन्ट होगा वो बोल्ड में होगा, ओके। तो ये आपका आएगा, मतलब इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड होते हैं जो कि हम HTML में देते हैं और उनके थ्रू हम अपने वर्ल्ड वाइड वेब के जो पेजेस होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। There are also commands that let you import image, sound, animation and movies, as well as commands that let you specify link to other document. तो अब ये जो कमांड्स हैं ये डिफरेंट चीज़ों के लिए हो सकते हैं। आपको जो भी काम करने हो उनके लिए हर चीज़ों के लिए अलग अलग कमांड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको इमेज डालना है, इमेज इंपोर्ट करनी है, आपको कहीं से लानी है, कहीं और दूसरी जगह पे इमेज है वहाँ से आपको लानी है, या साउंड डालना है, एनिमेशन डालना है, मूवीज़ डालना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपको किसी डॉक्यूमेंट से कोई लिंक प्रोवाइड करना है, मतलब किसी डॉक्यूमेंट में कोई और डॉक्यूमेंट का लिंक देना है, तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ कमांड्स होती हैं। इफ़ यू वांटेड टू क्रिएट योर ओन वेब पेज, यू would need to know HTML or be able to use a tool that can generate HTML such as Claris, Homepage और Adobe PageMill। तो ये बहुत सारी, अगर आप चाहते हो कि आप खुद से अपना वेब पेज डिज़ाइन करो, आप खुद से अपनी वेबसाइट बनाओ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको HTML की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। या फिर अगर आपको HTML के बारे में नहीं पता है तो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप इसको बना सकते हो। जैसे आपका हो गया Claris, Homepage और Adobe PageMill। तो ये डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम वेब को डिज़ाइन करते हैं। अब आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि HTML है क्या। एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कमांड्स देते हैं और उन कमांड्स के थ्रू हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड वाइड वेब का डॉक्यूमेंट है उनमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी। ओके, तो ये आपकी HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है।
नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है यूआरएल। यूआरएल होता क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लिंक बिटवीन डॉक्यूमेंट्स आर अचीव्ड बाय यूजिंग एन एड्रेसिंग स्कीम दैट इज इन ऑर्डर टू लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट और आइटम दैट इज साउंड, पिक्चर, मूवी, इट मस्ट हैव एन एड्रेस। अब यूआरएल का मतलब क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप हो एज अ पर्सन तो आपका खुद का कुछ एड्रेस होगा, कोई आपका होम एड्रेस होगा। उसी तरीके से इंटरनेट पे भी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका एक यूआरएल होता है और वो उनका एक होम एड्रेस की तरह होता है। अगर आप यूआरएल डालते हो किसी भी डॉक्यूमेंट का तो ऑटोमेटिकली वो जो यूआरएल होगा वो आपको डॉक्यूमेंट को ओपन करके दे देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे डाला www.dynamicstudy.youtube/c ऐसे करके मैंने डाल दिया। तो इसका मतलब क्या है कि इसके थ्रू, ये एक यूआरएल है, इसके थ्रू जो डायनेमिक स्टडी का यूट्यूब पेज होगा या यूट्यूब चैनल होगा तो वो आपका ओपन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो अगर आप कहिए कि यूट्यूब जो चैनल है डायनेमिक स्टडी, उसका यूआरएल क्या है, तो उसका यूआरएल ये है। ओके, तो ये आपका एक तरीके से एड्रेस होता है जो कि स्पेसिफाई करता है आपकी डॉक्यूमेंट की या किसी भी आइटम की लोकेशन को। The address is called its URL. The URL identifies the host computer name, directory path and file name of the item. It also identifies the protocol used to locate the item such as hypertext, Roofer, FTP, Telnet और News. तो जो भी आपका प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज हो रहा है वो भी यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपका डायरेक्टरी पाथ होगा, फाइल नेम होगा, कंप्यूटर नेम होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड होंगी। तो ये होता है, इस तरीके से यूआरएल आपके बनाए जाते हैं और यूआरएल का ये आपका बेनिफिट है। यूआरएल के थ्रू आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी आइटम को आप एक्सेस कर सकते हो और ये बेसिकली एक उसका एड्रेस होता है। जैसे एक पर्सन का होम एड्रेस होता है उसी तरीके से किसी भी इंटरनेट पे मौजूद डॉक्यूमेंट या कोई भी आइटम का ये यूआरएल एक एड्रेस होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, HTTP है और उसके अलावा आपका HTTPS है। तो HTTP के बारे में आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत बार सुना भी होगा। तो HTTP होता क्या है? HTTP का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अगेन ये एक प्रोटोकॉल है यूज टू ट्रांसफर हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट। तो जब भी हम हाइपरटेक्स्ट को ट्रांसफर करते हैं या हाइपरमीडिया को ट्रांसफर करते हैं तो ये प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना होता है। HTTPS, अब HTTP सेम चीज़ ही है और बस यहाँ पे S लगा है। S का मतलब होता है सिक्योर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर। अब ये चीज़ आप देखते कहाँ हो? तो देखिए जब आप URL खोलते हो तो अक्सर URL के आगे HTTP लिखा होता है या कहीं कहीं HTTPS लिखा होता है। अब ऐसा बोला जाता है कि जो HTTP साइट्स होती हैं ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होती हैं जो कि हर जो URL होते हैं उनके आगे लगा होता है। और अगर आपकी जो प्रोटोकॉल है उसके आगे अगर HTTPS लिखा है, मतलब URL के आगे अगर HTTPS लगा है तो इट मीन्स कि ये जो साइट है वो सिक्योर्ड है और आप यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई भी आप फाइनेंशियल कोई भी ट्रांजैक्शन किसी तरीके का कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पे उस साइट पे S लगा हो। अगर साइट पे S नहीं लगा है तो इट मीन्स कि उसके पास कोई भी किसी भी तरीके का एंटीवायरस या फायरवॉल नहीं एक्सेस है और वहाँ पे फिशिंग्स और आप कह सकते हो स्पैमिंग और इस तरीके की चीज़ें जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं नेट पे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। तो अगेन अगर आप कोई भी साइट पे जाते हो तो वहाँ पे HTTPS चेक करके ही आपको कोई वहाँ पे काम करना चाहिए। अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो या आप वहाँ से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, अगर आप ऐसी कोई साइट है जहाँ पे सिर्फ HTTP लिखा है और वहाँ से आप कोई फाइल डाउनलोड कर लेते हो तो हो सकता है कि उस पर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल भी आ जाए और आपके कंप्यूटर में वायरस आने का खतरा वहाँ पे बढ़ जाता है। ओके, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है और ये बेसिक यूज है आपका HTTP और HTTPS का। नेक्स्ट है आपका होम पेज। होम पेज क्या होता है? होम पेज इज यूजली अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन एट अ www साइट। तो जब भी आप www साइट को जाते हो तो वहाँ पे एक होम पेज खुल के आता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई साइट ओपन करी, यूट्यूब आप ओपन किए, ठीक है, मैं आपको बेसिक एग्जांपल देती हूँ। यूट्यूब आपने ओपन किया तो वहाँ पे पहला जो पेज होता है वो होम पेज होता है जहाँ पे आपके सारे रिकमेंडेशन आते हैं, जितनी भी आपने वीडियोस देखी होती है उनके जैसी रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे आपको शो करती हैं। तो ये क्या है? ये एक होम पेज होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी www साइट का।
देन आपका आता है क्लाइंट एंड सर्वर्स। क्लाइंट एंड सर्वर्स क्या होते हैं या कौन होते हैं? इफ अ कंप्यूटर हैज अ वेब ब्राउजर इंस्टॉल्ड, इट इज नोन एज क्लाइंट। अ होस्ट कंप्यूटर दैट इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू अदर्स इज कॉल्ड अ सर्वर। अ सर्वर रिक्वायर्स स्पेशल सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वेब डॉक्यूमेंट्स टू अदर। तो देखिए सर्वर की अगर मैं बात करूँ तो अक्सर हम लोग बोलते हैं कि सर्वर डाउन है, ओके सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो सर्वर का मतलब क्या हुआ? सर्वर वो कंप्यूटर होता है, उसको होस्ट कंप्यूटर भी बोलते हैं, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले रहे होते हो, ठीक है। तो जब आप इंफॉर्मेशन लेते हो जिससे, उसको हम सर्वर कहते हैं। वो कंप्यूटर होता है जो कि लोगों को या डिफरेंट क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हम बोलते हैं कि एसबीआई का सर्वर डाउन है, तो इट मीन्स कि जो सर्वर होगा एसबीआई का, वहां पे सारे ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे, वही सारे ट्रांजैक्शन को गवर्न कर रहा है, ठीक है। क्लाइंट्स कौन होते हैं? क्लाइंट्स वो होते हैं जो कि उस सर्वर से, उस होस्ट कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेता है, उसको हम क्लाइंट कहते हैं। या वो कंप्यूटर जिसपे वेब ब्राउजर इंस्टॉल्ड है, उसको हम क्लाइंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर पे वेब ब्राउजर इंस्टॉल्ड है और यहाँ से मैं सर्च करी हूँ, तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है दूसरे ब्राउजर से, उसके लिए मैं क्लाइंट हुई और वो ब्राउजर मेरे लिए क्या हुआ? वो सर्वर हुआ। तो सर्वर रिक्वायर्स स्पेशल सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वेब डॉक्यूमेंट्स टू अदर। तो इसके लिए जो सर्वर होता है, जैसे अब आप सर्वर कैसे बन सकते हो, तो उसके लिए आपको कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स चाहिए होंगे जिसके थ्रू आप वेब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकोगे दूसरों को। टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विस। अब डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंटरनेट सर्विस है, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि डायल अप होता है, डीएसएल होता है, केबल होता है, सैटेलाइट होता है, 4G होता है, 3G होता है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज होती है जिनके थ्रू आप इंटरनेट सर्विस ले सकते हो। तो सबसे पहले जो आपका है वो है डायल अप। डायल अप इंटरनेट यूजेज योर फोन लाइन, सो अनलेस यू हैव मल्टीपल फोन लाइन यू विल नॉट बी एबल टू यूज योर लैंडलाइन एंड द इंटरनेट एट द सेम टाइम। तो डायल अप बहुत पुराना तरीका है। डायल अप में क्या होता था कि मल्टीपल, एक फोन लाइन होती थी आपके पास, ठीक है, उस फोन लाइन से ही आपका इंटरनेट कनेक्ट होता था। अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आपके फोन पे फोन नहीं यूज कर पाओगे, फोन नहीं आ पाएगा। अगर आप फोन यूज कर रहे हो तो आप इंटरनेट यूज नहीं कर पाओगे, ओके। देन आता है आपका डीएसएल। डीएसएल का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डीएसएल सर्विस यूजेस अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। यहाँ पे एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता था, ये थोड़ा फास्टर थी डायल अप से। डीएसएल कनेक्ट टू द इंटरनेट वाया फोन लाइन बट डज नॉट रिक्वायर यू टू हैव अ लैंडलाइन एट होम। तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे ये भी फोन लाइन के थ्रू ही कनेक्ट होता था, बट यहाँ पे जरूरी नहीं था कि आपके पास एक लैंडलाइन हो, ठीक है। अगर आपके घर में लैंडलाइन नहीं भी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते थे। तो इसका बेनिफिट ये था कि इसके थ्रू आप इंटरनेट भी यूज़ करिए और फ़ोन भी यूज़ करिए, दोनों आप एक साथ काम कर सकते थे। तो यहाँ पे कोई जो डायल अप वाली जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट है आपका केबल। उसके बाद जब आपका ये डीएसएल के बाद आया केबल। केबल सिस्टम क्या होता था? केबल सर्विस कनेक्ट्स टू द इंटरनेट वाया केबल टीवी। तो ये जो केबल टीवी होते हैं उनके ही नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता था। दो यू डू नॉट नेसेसरीली नीड टू हैव केबल टीवी इन ऑर्डर टू गेट इट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में टीवी होना ही चाहिए या केबल टीवी होना चाहिए इसको मतलब इस सर्विस को पाने के लिए। तो बेसिकली जो कनेक्शन था वो केबल टीवी के थ्रू यहाँ पे इंटरनेट को दिया गया था। जो केबल टीवी के वायर्स होते थे उनके थ्रू ही कनेक्शन होता था। It uses a broadband connection and can be faster than both dial-up and DSL service. However, it is only available where cable TV is available. तो केबल टीवी अगर आपके एरिया में है तो ही आपको ये सर्विस मिल पाती थी। अगर आपके एरिया में केबल टीवी नहीं अवेलेबल है तो आपको ये सर्विस नहीं मिल पाती थी। तो और अगेन ये फास्टर था आपके डायल-अप से और DSL सर्विस से। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट सैटेलाइट। सैटेलाइट कनेक्शन यूजेस ब्रॉडबैंड बट डज नॉट रिक्वायर केबल और फोन लाइन। तो सैटेलाइट में क्या होता था? ये भी ब्रॉडबैंड के थ्रू ही मिलता था, बट यहाँ पे केबल या फिर फोन लाइन की ज़रूरत नहीं होती थी। उसके अलावा ये जो सारे इंटरनेट होते थे वो कनेक्ट्स होते थे सैटेलाइट के थ्रू, जो कि सैटेलाइट ऑर्बिट करती है अर्थ को। उन सारे सैटेलाइट्स के थ्रू ही ये जो कनेक्शन होते थे, जो इंटरनेट होते थे, वो आपके कनेक्टेड होते थे। As a result, it can be used almost anywhere in the world, but the connection may be affected by weather patterns. तो जब भी आप सैटेलाइट में क्या है, सैटेलाइट के थ्रू अगर आपका इंटरनेट है तो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर मान लीजिए कि कोई वेदर कंडीशन आ जाती है, बारिश होती है या फिर बादल आ जाते हैं, तो आपको यूज़ करने में प्रॉब्लम्स आती थी। सैटेलाइट कनेक्शंस आर ऑल्सो यूजली स्लोअर देन डीएसएल और केबल। तो ये डीएसएल और केबल से आपके स्लोअर होते हैं क्योंकि यहाँ पे अगेन बहुत ज़्यादा दूरी होती है, सैटेलाइट के थ्रू आपको डेटा रिसीव करना होता है, तो इस वजह से यहाँ पे कनेक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 3G एंड 4G। 3G एंड 4G सर्विसेज मोस्ट कॉमनली यूज्ड विद मोबाइल फोन्स एंड इज कनेक्टेड वायरलेसली थ्रू योर आईपीज नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या है, जो मोबाइल फ़ोन वाली सर्विसेज होती हैं उनके थ्रू जब इंटरनेट अवेलेबल होता है तो उनको हम 3G एंड 4G बोलते हैं।
और यहाँ पे क्या है, कोई वायर का यूज़ नहीं होता है। आपका जो ISP नेटवर्क होगा, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसके नेटवर्क के थ्रू आप जुड़े होंगे। हाउएवर दीज टाइप्स ऑफ कनेक्शन आर्ट ऑलवेज एज फास्ट एज DSL और केबल। ये DSL एंड केबल की तरह फास्ट नहीं होते हैं, और इनमें एक लिमिट होती है अमाउंट ऑफ डेटा यूज़ करने की, कितना डेटा आप यूज़ कर रहे हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ब्रॉडबैंड प्लान लेते हो तो ये सिचुएशन नहीं होती है। आप डेटा, अगर आप 4G एंड 3G सर्विस लेते हो ISP से, मोबाइल डेटा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे ये सिचुएशन होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर। तो क्या डिफरेंट हार्डवेयर हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जब हम इंटरनेट की बात करते हैं। तो पहला है आपका मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन। आई होप आप लोग ने पढ़ा होगा, ये बचपन में ये चीज़ पढ़ाई जाती है बहुत, मतलब जब इनिशियली आपने कंप्यूटर से स्टार्ट किया होगा पढ़ना, तभी आपने मॉडेम के बारे में पढ़ा होता है कि मॉडेम होता क्या है। तो जब आपके पास कंप्यूटर होता है, यू रियली डोंट नीड मच एडिशनल हार्डवेयर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। द प्राइमरी पीस ऑफ हार्डवेयर यू नीड इज अ मॉडेम। तो बेसिकली जब आपके पास कंप्यूटर है और आप इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो, तो जो प्राइमरी पीस ऑफ हार्डवेयर होगा वो होगा मॉडेम। तो हम यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों की बात करने वाले हैं। मॉडेम की बात करने वाले हैं, हम राउटर की बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो हार्डवेयर आप यूज़ कर रहे हो, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका मॉडेम। द टाइप ऑफ इंटरनेट एक्सेस यू चूज विल डिटरमाइन द टाइप ऑफ मॉडेम यू नीड। तो बेसिकली आप कौन सा इंटरनेट सर्विस लेने वाले हो, आप किस तरीके का इंटरनेट लेने वाले हो, आप डायल अप लेने वाले हो, DSL लेने वाले हो, या आप सैटेलाइट लेने वाले हो, तो उसी के बेसिस पे आपको मॉडेम आपको चूज़ करना होता था, उसी के बेसिस पे आपको मॉडेम मिलता था। डायल अप एक्सेस यूज अ टेलीफोन मॉडेम। तो अगर आपका डायल अप होगा तो वहाँ पे टेलीफोन मॉडेम हो जाएगा। DSL सर्विस होगा तो आपका DSL मॉडेम हो जाएगा। केबल होगा, केबल एक्सेस यूज अ केबल मॉडेम, तो वहाँ पे केबल मॉडेम यूज होगा। सैटेलाइट सर्विस यूज अ सैटेलाइट अडेप्टर। तो इस तरीके से आपको जो डिफरेंट मॉडेम होते थे आपके, इस तरीके से जिस तरीके से आपका इंटरनेट सर्विस होगा उसी के बेसिस पे आपका मॉडेम आपको मिलेगा। योर ISP मे गिव यू अ modem often for a fee when you sign a contract which help ensure that you have a right type of modem। तो जो आपका ISP होगा, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो आपको मॉडेम प्रोवाइड करता है। उसके लिए कुछ फीस होती है, वो फीस लेता है और उसी टाइम पे देता है आपको जब आप कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, मतलब जब उसका प्लान लेते हैं। और वो बेसिकली अपनी तरफ से इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि उसको पता होगा कि किस तरीके का मॉडेम आपको चाहिए होगा। However, if you would prefer to choose or shop for a better or less expensive modem, you can choose to buy one separately। और इसके अलावा अगर आपके पास खुद से पहले कोई मॉडेम है आपके पास, या आप खुद से चाहते हैं, आप इंटरनेट के बारे में आपको नॉलेज है और आप खुद से चाहते हैं कि आप खुद से आप अपना मॉडेम लीजिए, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि आपको उनका मॉडेम नहीं चाहिए, आप खुद से सेपरेटली मॉडेम बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राउटर। राउटर क्या होता है? राउटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउज यू टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस टू अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन विच इज नोन एज अ होम नेटवर्क। तो देखिए, जब आपका होम नेटवर्क होता है और आप चाहते हो कि बहुत सारे आपके सिंगल इंटरनेट कनेक्शन है आपका और आपको बहुत सारे डिवाइसेस पे उस इंटरनेट को यूज़ करना है, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे क्या है, आपके पास कंप्यूटर है, उसके अलावा आपके पास PC है, ठीक है, उसके अलावा आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल फ़ोन्स है और आपके पास टैबलेट्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिन पे आप यूज़ कर रहे हो इंटरनेट को। तो इस केस में क्या है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन एक है बट आपके डिवाइसेस बहुत सारे हैं जहाँ पे आपको इंटरनेट को यूज़ करना है। तो ऐसी चीज़ों में हम राउटर यूज़ करते हैं। मैनी राउटर्स आर वायरलेस विच अलाउज यू टू क्रिएट अ होम वायरलेस नेटवर्क कॉमनली नोन एज वाईफाई नेटवर्क। तो इनमें भी दो तरीके का होता था। पहले क्या होता था, राउटर में आपको लैन केबल लगानी होती थी और उसके थ्रू आप कनेक्ट करते थे बहुत इनिशियली। अब क्या है, बहुत सारे राउटर्स ऐसे हैं जो वायरलेस होते हैं, उनके पास वाईफाई फैसिलिटी होती है। आप वाईफाई से अपने राउटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। यू डोंट नेसेसरीली नीड टू बाय अ राउटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इट इज़ पॉसिबल टू connect your computer directly to your modem using an Ethernet cable. Also, many modem include a built-in router, so you have the option to create a Wi-Fi network without buying extra hardware। तो पहले क्या होता था, आपको Ethernet केबल के थ्रू आपको उसको कनेक्ट करना होता था। अगर आप कभी राउटर उठाकर देखिए तो आपको उसमें पीछे पता चलेगा कि डिफरेंट सेक्शंस दिए होते हैं जहाँ पे आप अपनी ईथरनेट केबल को लगा सकते हो। बट अभी क्या है, अभी आपको ईथरनेट केबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबके जो राउटर्स होते हैं उनमें मॉडेम होता है और उसमें वाईफाई जो नेटवर्क होता है वो आप इजीली वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंटरनेट प्रोटोकॉल, की कौन कौन से इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इंटरनेट में। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के बेसिक बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपका ये प्रोटोकॉल है TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP/IP प्रोटोकॉल होता क्या है? In order for a computer to communicate on the internet, a set of rules or protocol computers must follow to exchange message
was developed। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं, उनको हम आपस में लिंक करते हैं और उन लिंकिंग में जब हम शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो कि हमें फॉलो ही करना पड़ता है, और उनको अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो हम वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स allowing computers to transmit data on the internet are transmission control protocol and internet प्रोटोकॉल। तो ये दो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके प्रोटोकॉल्स हैं, वो एक पहला है आपका इंटरनेट कंट्रोल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसको हम टीसीपी बोलते हैं, और दूसरा है आपका आईपी। तो ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद दीज प्रोटोकॉल वर्चुअली ऑल कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। फॉर इंस्टेंस, if a user is running Windows or a PC, he or she can communicate with iPhones। तो अगर आपके पास TCP IP प्रोटोकॉल है तो भी आप अगर Windows यूज़ कर रहे हैं और कोई iPhone यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा कि आप Windows वाला जो पर्सन है वो IP वाले से जो iPhone है उससे बात कर पाएगा। अगर आपके पास TCP IP प्रोटोकॉल नहीं होगा, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो ये जो दो कंप्यूटर्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेमिंग सिस्टम या डोमेन नेम सिस्टम अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीएनएस इसको हम बोलते हैं। डीएनएस इज द वे दैट इंटरनेट डोमेन नेम्स आर लोकेटेड एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये डोमेन नेम्स होते हैं, जितनी भी लोकेशन, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके खुद के कुछ डोमेन नेम होते हैं, कुछ साइट्स होती हैं जो उनके डोमेन नेम्स होते हैं, और उन डोमेन नेम्स के थ्रू ही हम यूआरएल को डिफाइन करते हैं। ओके, मतलब कोई भी आपका अगर यूआरएल है, ठीक है, यूआरएल आप कर रहे हो, फॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पे एक डोमेन नेम होगा ही होगा। ओके, द डोमेन नेम सिस्टम मैप्स द नेम पीपल यूज टू लोकेट अ वेबसाइट टू द आईपी एड्रेस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू लोकेट अ वेबसाइट। तो जैसे हम लोगों के नेम होते हैं उस तरीके से लोगों को हम लोकेट करते हैं, उसी तरीके से वेबसाइट को भी यूज़ करने के लिए, वेबसाइट को भी लोकेट करने के लिए उसको कुछ नेम दिए गए हैं, जिन नेम के थ्रू हम उनको लोकेट कर सकते हैं या उनको जान सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट है, किस टाइप की वेबसाइट है, और उनको हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेमिंग सिस्टम। तो अगर हम डोमेन की बात करें तो कुछ होते हैं टॉप लेवल डोमेन, जिनमें आपका आता है .com जिसको हम कॉमर्शियल बोलते हैं, .edu होता है एजुकेशनल के लिए, .gov होता है गवर्नमेंट के लिए, .int होता है इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .mil होता है मिलिट्री के लिए, .net होता है नेटवर्किंग प्रोवाइडर्स के लिए, .org होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो मान लीजिए कोई साइट है www. कुछ भी मान लीजिए, कोई भी आपका साइट का नेम है एंड .com लगा है, तो इट मीन्स क्या होगी, ये कॉमर्शियल साइट होगी। अगर edu लगा है तो क्या होगा, ये एजुकेशनल साइट होगी। gov लगा है तो क्या होगा, ये गवर्नमेंट साइट होगी। तो इस तरीके से आपको डोमेन के थ्रू ही पता चल जाता है कि किस तरीके की साइट पे आप हो, कौन सी साइट को आप एक्सेस कर रहे हो। नेक्स्ट आपका होता है कंट्री कोड्स। तो डोमेन नेम में जो होते हैं, जो डोमेन नेम होते हैं उसमें कंट्री कोड भी होती हैं। तो जैसे मान लीजिए www. डायनेमिक स्टडी .in.com। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडिया की साइट है और ये कॉमर्शियल साइट है। ओके, तो इस तरीके से हम डोमेन नेम में कंट्री कोड भी लगाते हैं, और कंट्री कोड के थ्रू ही आप स्पेसिफाई कर पाते हो कि कहाँ की कौन सी साइट कौन सी कंट्री की है। जैसे आपको देखिए, आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप अमेजॉन देख लीजिए, तो अगर आप कभी अमेजॉन ओपन करेंगे तो आप देखेंगे अगर आपने amazon.in ओपन किया है तो आप इंडिया के अमेजॉन पे होंगे। अगर आप amazon.com ओपन कर रहे हो तो आपका जो अमेजॉन होगा वो यूएस का होगा, ठीक है, या जो बेसिक जो सबसे पहले उन्होंने अमेजॉन लॉन्च किया था वो होगा। उसके अलावा अगर आपने amazon.eu डाल दिया तो आप यूरोपियन यूनियन का अमेजॉन ओपन कर लोगे। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग कंट्री कोड्स हैं, और जो बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं वो कंट्री कोड के थ्रू ही अपनी साइट्स को डिफाइन करती हैं। ओके, तो .in होता है मतलब इंडिया, .au होता है ऑस्ट्रेलिया, .de होता है जर्मनी, .fr होता है फ्रांस, .nl होता है नीदरलैंड, .uk होता है यूके एंड .us होता है यूनाइटेड स्टेट्स। जर्मनी का .de क्यों दिया है, जर्मनी का जो जर्मन में नेम होता है वो डॉइचलैंड है, और इसी वजह से .de इसका जो कोड है वो है। ओके, डोमेन कोड है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट, ये आपके बेसिक्स थे इंटरनेट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम जो आपके जो इंटरनेट है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो इसके नोट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं हमारी डिजिटल साइट से। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।